जोग्राफ़ी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पार्ट सेकंड उसको पढ़ने जा रहे हैं। हमने जो चैप्टर है इसमें अभी तक हमने जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कवर किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो मिनरल्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। तो जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो बेसिक इंडस्ट्रीज़ बन जाती हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को के लिए। इनमें हैवी, मिडिल और लाइट इंडस्ट्रीज़ आती हैं। लगभग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टील और आयरन इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। तो उसी से हम समझ सकते हैं कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है इस इंडस्ट्री की। तो आप देखो आपके सामने जो लिखा हुआ भी है कि स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोन, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। लगभग हर इंडस्ट्री में इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये कहता है कि किसी भी मुल्क में स्टील का कितना कंजप्शन या प्रोडक्शन है वो ये भी डिटरमाइन करता है कि वो कंट्री या वो मुल्क कितना प्रोग्रेस कर रहा है। जो आयरन और स्टील है ये हैवी इंडस्ट्री है क्योंकि रॉ मटेरियल इसमें जो होता है वो हैवी होता है और जो लगभग जो फिनिश गुड होते हैं वो भी हैवी ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आयरन और का इस्तेमाल होता है, कोकिंग कोल का इस्तेमाल होता है, लाइमस्टोन का इस्तेमाल होता है ताकि स्टील बना सके। यूजुअली जो स्टील है वो एक एलॉय है जिसमें हम आयरन के साथ साथ कार्बन या कभी कभार कोई और मटेरियल का भी यूज़ कर लेते हैं और उससे ये होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत और रेजिस्टेंस क्रूजन के अगेंस्ट जो उसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। अब जो कोकिंग कोल है ये वही कोल है जो हमने पहले पढ़ा था। बेसिकली जो मेटलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है वही वाला कोल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बस उसको कोकिंग कोल बोला है तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ये वही कोल है जो मेटलर्जी में हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि 2016 में अगर देखें तो 95.6 मिलियन टन्स का स्टील जो है इंडिया ने प्रोड्यूस किया था। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है टन्स। आप अक्सर टन भी देखोगे, TON टन। ठीक है, टन होता है 900 अप्रॉक्सीमेटली 907 kg का। टन्स जो होता है वो 1000 kg को बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अगर कहीं टन लिखा होगा तो वो US का मेजरमेंट सिस्टम है, वहाँ पे अगर इंडियन सिस्टम के हिसाब से तो 907 kg के अप्रॉक्सीमेट होता है। तो जो इंडिया है उसका 3rd रैंक आता है स्टील प्रोडक्शन में। ठीक है, और जो पर कैपिटा कंजप्शन है स्टील की इंडिया में वो है 63 kg पर एनम अगेंस्ट टू वर्ल्ड एवरेज 208 kg। यानी कि अगर पर बंदा अगर हम यहाँ पे देखें तो वो साल में 63 kg का जो है स्टील यूज़ करता है। ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं कितने kg को, 63। तो एवरेज वर्ल्ड का कितना, 208। यानी कि हम ऑन एन एवरेज स्टील को इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, ऑन वर्ल्ड एवरेज से भी कम करते हैं। यानी कि प्रोडक्शन यहाँ अच्छा है और जो उसकी खपत है लोकल यहाँ इस्तेमाल जो है वो बहुत कम है। आपके सामने चार्ट आ रहा है जिसमें ये लिखा है कि प्रोडक्शन कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा हुआ है कितने कितने सालों में। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि चाइना जो है, चाइना और इंडिया 1950 में अप्रॉक्सीमेटली एक जैसा ही प्रोडक्शन करते थे स्टील का। तो अब तो चाइना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया स्टील प्रोडक्शन में, इंडिया काफ़ी पीछे रह गया। लेकिन हम अभी भी जो स्टील का कंजप्शन है चाइना के मुकाबले बहुत कम करते हैं। ठीक है, और हमारी जितनी भी लोकल डिमांड है स्टील की वो हमारे अपनी लोकल कंट्री मतलब अपनी कंट्री में अपने ही मुल्क में पूरी हो जाती हैं। तो हम बहुत कम स्टील जो है एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे ये प्रोसेस लिखा है कि स्टील कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने वाला इसमें, बस वही है। आप यहीं पे लिया कि रॉ मटेरियल जो है उसको आप लेके जाओ, लाइमस्टोन फ्लक्सिंग की जाती है। फ्लक्सिंग मीन्स कि एक हिसाब से ऐसा मटेरियल जिससे आप उसको पिघलाने की और इम्प्योरिटी अलग करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ा देते हैं। उसके बाद उसमें से डस्ट वगैरह रिमूव की जाती है।
ठीक है। उसको फिर पिघलाया जाता है, देन उसको फिर मोल्ड करके छोटे छोटे टैबलेट्स बनाए जाते हैं, तो उनको पिग्स बोलते हैं। उसके बाद फिर इस पिग को ऑक्सीडाइज़ करके, या और बहुत तरीके होते हैं जैसे उसको इस्तेमाल करना, वैसे उस तरीके से उसको ट्रीट करके इम्प्योरिटी हटा के स्टील वगैरह बना सकते हैं, या आयरन बना सकते हैं, जो भी उसका बनाना है वो बना सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आगे जो है ये आपके पास मैप आ रहा है। ठीक है। तो इस मैप में आपको दिखाया जा रहा है आयरन और स्टील प्लांट्स जो है कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये स्टील प्लांट्स हैं, अक्सर इधर ही यहाँ पे जो है स्टील, ये जो ओर्स होती हैं आयरन की ओर्स, वहाँ वो भी यहीं आसपास ही मिलेंगे आपको, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री है। तो जहाँ पे इसकी मतलब इंडस्ट्री होगी वो अक्सर वहीं होगी जहाँ पे इसकी ओर होगी। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आगे आ जाते हैं कि ये कहता है, आपने एक नाम सुना होगा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पांपोर में भी इनका ऑफिस है, वहाँ पे भी इनकी एक ब्रांच है। तो जितनी भी स्टील है पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक में सरकारी स्टील जितना भी बिकता है या मार्केटिंग होती है, जितना भी बिकता है वो सेल के थ्रू ही होता है। तो आप ही समझ सकते हैं कि स्टील किसी भी मुल्क के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वही बात मैं आपको जो बोल रहा था 1950 वाली चाइना इंडिया वाली, जो मैं बात आपको बोल रहा था, वो यहाँ पे लिखी हुई है कि चाइना जो है अब लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ स्टील हो गया है। और हालांकि चाइना का जो कंज्यूमर भी सबसे ज़्यादा यही है, क्योंकि इंडिया जो है इतना बड़ा कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूम हम बहुत कम करते हैं। ठीक है। तो वही अगेन वही लिखा कि छोटा नागपुर प्लेटू में जो है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हैं स्टील की, वो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ हैं ज़्यादा क्योंकि ओर्स वहाँ पे ज़्यादा हैं जहाँ से हमें आयरन मिलता है। ठीक है। तो आयरन की ओर्स होने की वजह से वहाँ पे इन इंडस्ट्री का सेटअप भी ज़्यादा है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ क्यों हैं, क्योंकि हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिलता है, चीप लेबर मिलती है, और बाकी जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो सारी वहाँ पे फुलफ़िल हो जाती है। ठीक है। अब एक ही चीज़ है जो हम जो अपना स्टील प्रोडक्शन है चाइना के साथ मैचअप नहीं कर पा रहे, उसकी वजह ये है कि हम जो है 100% नहीं दे पा रहे स्टील प्रोडक्शन में। और रीज़न क्या है? पहली बात तो ये है कि हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। ठीक है। जो कोकिंग कोल है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है और हमारे पास कम क्वांटिटी में है। दूसरा, जो लेबर है वो इतनी प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है। तीसरा, उसके बाद जो है जो एनर्जी सप्लाई है, ठीक है, एनर्जी सप्लाई जो है, जैसे किसी इंडस्ट्री को जो चलाने के लिए एनर्जी सप्लाई चाहिए, वो इतनी नहीं है या इतनी एफिशिएंट नहीं है ना, इरेगुलर है, जिसकी वजह से हम वो आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं जो हमको स्टील इंडस्ट्रीज़ में देना चाहिए था या मिलना चाहिए था। और तीसरे सबसे बड़े पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम आज भी पुराने ही मशीनें या पुराने ही तौर तरीके से स्टील या आयरन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी वजह से हम उतना आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है। हालांकि हम जो हैं कुछ स्टील जो है इंपोर्ट भी करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, लेकिन ज़्यादातर जो डिमांड है हमारी डोमेस्टिक मार्केट से पूरी हो जाती है। ठीक है। लेकिन देखो ये स्टील जो है इसको इंपोर्ट क्यों करते हैं? आप बोलोगे हमारे पास ऊपर ये डिपेंड करता है, किसी को कुछ हाई क्वालिटी का स्टील चाहिए जो शायद हम यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, उसको हम बाहर से इंपोर्ट करवा लेते हैं। साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की वजह से भी बहुत सारी कंपनियां जो हैं अब जो हैं इस फील्ड में आई हैं, और हो सकता है अब इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्रोडक्शन है स्टील की वो धीरे धीरे बढ़ जाए। आपके यहाँ पे एक एक्टिविटी है कलिंगानगर कंट्रोवर्सी जो है। कलिंगानगर जहाँ तक मुझे याद आता है ये उड़ीसा में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट जगपुर, शायद जयपुर जगपुर ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, जगपुर शायद डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ क्या है कि वहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं, स्टील्स के प्लांट्स हैं, बहुत सारे स्टील के प्लांट हैं, मतलब वहाँ ज़्यादातर यही स्टील और आयरन का ही इंडस्ट्रीज़ लगी हैं। तो वहाँ पे टाटा कंपनी जो है इन्होंने स्टील प्लांट लगाया था। तो उनकी स्टील प्लांट के लिए जो ज़मीन उनको अलॉट हुई थी वो कुछ ट्राइब पीपल की थी, आदिवासियों की थी। उस पर फिर वहाँ पे लोगों का कुछ हंगामा हो गया था और उसमें पुलिस फायरिंग में 15 लोग मारे गए थे।
तो वही कंट्रोवर्सी की बात यहाँ पे इस एक्टिविटी में बोला है कि क्या है ये। तो यही कंट्रोवर्सी थी कि वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज़ लगाई गई, लेकिन जो वहाँ पे ट्राइबल पीपल है उन्होंने उसका अपोज़ कर दिया। तो यही कंट्रोवर्सी है। आज भी उन लोगों को मुआवज़ा शायद नहीं मिला है, उसके बारे में कोई कहीं पे भी न्यूज़ में कोई क्लैरिटी नहीं है कि दिया है नहीं दिया है। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनको क्यों गोली मारी गई थी, क्यों वहाँ पे फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए कंट्रोवर्शियल है यहाँ पे। उसके बाद अगले पे आ जाते हैं अल्मोनियम स्मेल्टिंग। अल्मोनियम स्मेल्टिंग वही मैंने आपको बोला, अल्मोनियम। ठीक है, हम अल्मोनियम कहाँ से निकालते हैं? अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था रिसोर्सेज में बॉक्साइड एक और है जहाँ से अल्मोनियम मिलता है। यहाँ अगर बॉक्साइड लिखा हो समझ लेना अल्मोनियम की बात करें। तो अल्मोनियम स्मेल्टिंग मीन्स कि जो है आयरन को निकालना। ठीक है, आयरन को नहीं, अल्मोनियम को निकालना। तो अल्मोनियम को निकालना यानी कि बॉक्साइड से अल्मोनियम को निकालना, उसको बोलते हैं अल्मोनियम स्मेल्टिंग, उस प्रोसेस को निकालना। तो वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जो अल्मोनियम है ये भी एक रॉ मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। स्टील और आयरन के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है वो है ये अल्मोनियम। क्यों? देखो, एक तो ये हल्का होता है, इसको जंग नहीं लगता, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी है। कॉपर की जगह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई शेप में इसको डाल सकते हैं। हाँ, तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा, जैसे जो आजकल की गाड़ियाँ, एरोप्लेन, शिप्स वगैरह जो हैं, सब में लगभग, इवन बर्तन वगैरह जो हैं वो किसके बनते हैं? अल्मोनियम के बनाए जाते हैं। तो हल्का होने की वजह से, सस्ता होने की वजह से ये जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कॉपर के जितना अच्छा नहीं है, मतलब हीट के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन फिर भी उसकी जगह हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इट हैज़ गेन पॉपुलर एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक, लेड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, सब्स्टिट्यूट है, हालांकि उतना अच्छा नहीं है, बट उनका सब्स्टिट्यूट मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हल्का है। अब यहाँ पे चार्ट है आपके पास, यहाँ पे बता रहा है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया एंड चाइना का ग्राफ है यहाँ पे, कि चार्ट दिया हुआ है कि कैसे कितना प्रोडक्शन था। तो वो क्यों कम हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो अल्मुनियम के स्मेल्टिंग के प्लांट्स हैं वो हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। ठीक है, अब जो इसके लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसको बॉक्साइट बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, उसको बॉक्साइट बोलते हैं। वो बहुत भारी होता है, बल्कि होता है, रेडिश कलर का होता है। ठीक, पत्थर जैसा होता है। तो इसीलिए जो अल्मुनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अक्सर वहीं पे होती है जहाँ पे बॉक्साइट और हमको मिलती है। अब ये बॉक्साइट का क्या है, क्यों वहाँ पे मिलती है? देखो नीचे आपको ये बॉक्स है, बॉक्स पे कुछ थोड़ा डिटेल है, आपको समझ आ जाएगा। 4 से 6 टन का बॉक्साइट अगर आप लोगे तो 2 टन का अल्मुनियम मिलेगा। अल्मुनियम मीन्स अल्मुनियम ऑक्साइड मिलेगा, और उसमें से आपको 1 टन का अल्मुनियम मिलेगा। यानी कि अगर आप मिनिमम भी 4 टन बॉक्साइड लेके चलते हो तो 1 टन का आपको अल्मुनियम मिलता है, यानी कि 3 टन का आपका वेस्टेज है। तो इस वेस्टेज को आप कैरी कहाँ, अगर इंडस्ट्री जो है वो जो है माइन के पास नहीं होगी जहाँ पे बॉक्साइड हमें मिलता है, दूर होगी, तो ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको भी कैरी करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको वहाँ पे सेटअप किया जाता है जहाँ पे इनके ओर्स हैं, ताकि जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैरी करने का जो खर्चा लग गया वो कम से कम हो। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज़ यहाँ पे आती है वो आती है आपकी केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया में एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है आज की डेट में। क्यों? इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी आती हैं और बहुत छोटी छोटी कंपनियां भी आती हैं। इसमें दवाइयों से लेके जो है पेंट तक, नेल पेंट तक, सब इंडस्ट्रियां आती हैं इसमें। और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन जो है वो कौन बनाता है? वो इंडिया बनाता है। जैसे अब जेनरिक मेडिसिन क्या मतलब, वो देखो, सपोज तो ऐसे उसमें क्रोसिन, कलपाल, डोलो, ठीक है, ये आपने देखा। बेसिकली इसमें साल्ट एक ही है, पैरासीटामोल एक ही साल्ट है, लेकिन अलग अलग कंपनियां इसको अलग अलग ब्रांड नेम से बेचती हैं और अलग अलग रेट है। बट जो जेनरिक मेडिसिन है वो मेडिसिन क्या है? वो है पैरासीटामोल एक जेनरिक मेडिसिन है। ठीक है, तो उसी तरह जो बाकी भी दवाइयाँ हैं
बाकी जो दवा जैसे साबुन है, कोई भी नॉर्मल साबुन ले लेते हो, उसका बेसिक मटेरियल तो वही रहता है साबुन का। बाद में फिर उसकी मार्केटिंग की जाती है, मार्केटिंग करके उसको अलग अलग तरीके से बेचा जाता है। टूथपेस्ट है, कोई भी टूथपेस्ट का बेसिक मटेरियल तो सेम ही होता है, बट अलग अलग कंपनी अलग अलग मार्केटिंग करके उसको बेचती है। तो जो बेसिक मटेरियल है उसी को हम बोलते हैं जेनरिक। तो जेनरिक दवाइयाँ तो सेम होती, बाद में उसकी ब्रांडिंग कर दी जाती है, कंपनी उसकी ब्रांडिंग करके बेच देती है। तो वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तत्वानन। तो केमिकल इंडस्ट्री में तो मैं वही बोल रहा था कि इंडिया जो है सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा हब है। और इसमें दो तरह की आती हैं हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री में, जो यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर आता है। इनऑर्गेनिक सेक्टर में वो आता है, इनऑर्गेनिक हो जो हमको नॉन लिविंग थिंग से मिलता है, और ऑर्गेनिक हो गया वो जो हमको लिविंग थिंग से मिलता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिकल में आपको सबसे पहले आता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है सबसे पहले हमको मिलता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सल्फ्यूरिक एसिड। ये फर्टिलाइज़र, सिंथेसाइज फैब्रिक, नकली फैब्रिक है, मैन मेड फैब्रिक, प्लास्टिक या फिर गोंद, पेंट्स, डाई इसमें होता है, इस्तेमाल होता है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड, एल्कलाइन, सोडा ऐश, इनको भी शीशा वगैरह सोप बनाना या डिटर्जेंट, कागज़ वागज़ बनाने में इस्तेमाल किया। उसके बाद कास्टिक सोडा भी इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र वगैरह में, और भी वाटर प्योरिफिकेशन में भी इसका यूज़ होता है कास्टिक सोडा का। सोडियम हाइड्रोक्साइड शरीयत प्रतिवानन। तो ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं पूरे इंडिया में फैली हुई हैं। अभी रिसेंटली आपने विशाखापट्टनम का वो इंसिडेंट सुना होगा, ठीक है, तो वो भी एक केमिकल फैक्ट्री थी एलजी की, एलजी केमिकल्स, ठीक है, तथ्यस पॉलीमर फैक्ट्री है उससे। तो बहुत बड़ी इस तरह की बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं। हमारे कश्मीर में भी केमिकल फैक्ट्रियाँ, ऐसा नहीं कि तच्छन है, यहाँ पे भी हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर केमिकल फैक्ट्रियाँ हमको कठुआ में मिलती हैं, कठुआ सांबा में, यहाँ पे बहुत सारी भी जो है केमिकल फैक्ट्रीज हमको मिलती हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक केमिकल में पेट्रोकेमिकल आते हैं। ऑर्गेनिक में पेट्रोकेमिकल में वही केमिकल जिससे हमको पेट्रोलियम मिलता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया कि पेट्रोलियम सिर्फ पेट्रोल, डीजल तो कैरोसिन नहीं है, उसमें और भी सारे हमको केमिकल्स मिलते हैं, तिमनीचस पेट्रोकेमिकल बनन। तो इसमें भी हम सिंथेटिक फाइबर, जो नकली फाइबर है, मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई, ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स, ठीक है। तो सॉरी, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट जो है ये अक्सर कहाँ पे होते हैं, जो पेट्रोकेमिकल प्लांट जो होते हैं वहीं पे होते हैं। अच्छा, ठीक, तो इनमें सारी ये चीज़ें मिलती हैं और होते वहीं पे हैं। कहते हैं येथेनियम पेट्रोलियम आसन कारण, उसी के आसपास ही इन प्लांट्स को लगाया जाता है ताकि कॉस्ट कम रह सके, ठीक है। और ये जो है सबसे ज़्यादा कंज्यूमर जो है इसी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। यानी को ज़्यादा कंज्यूम होने वाली जो केमिकल इंडस्ट्री है वो यहीं से निकलती है। कहाँ से? ये जो है ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं, ठीक है। तो ये जो हैं कभी कभार डायरेक्टली भी यूज़ हो जाती हैं कंज्यूमर मार्केट में, और कभी कभार दूसरी इंडस्ट्री जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई या और कोई इंडस्ट्री में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है वो जर्नली जो है 2-3 केमिकल आप बोल सकते हो या कंपाउंड्स बोल सकते हो, उनके आसपास घूमती रहती है। सबसे पहले आ गया नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, ठीक है। उसके बाद आ गया फास्फोटिक फर्टिलाइज़र, उसके बाद आ गया अमोनियम फास्फोट जिसको डीएपी बोलते हैं। और उसमें कुछ कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र आते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है वो इंडिया में बनता नहीं है, उसको इंपोर्ट ही करवाना पड़ता है। पोटाशियम जिसको बोलते हैं उसको इंपोर्ट ही करवाना पड़ता है, वो ऐसे डायरेक्टली मिलता नहीं है। इंडिया में चुन 1900 जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद जो है एग्रीकल्चर स्टेट जितनी भी थी जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, तो वहाँ पे ही फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का सेटअप किया गया क्योंकि मार्केट वहीं पे थी। तो इसमें ज़्यादा जो स्टेट्स जहाँ पे आपको फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ मिल जाएंगी, ठीक है, तो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, ठीक है। तो यहाँ पे हैं ये आपकी जो इस पे आ रहा है ये इन जगहों पे, उड़ीसा वगैरह इन जगहों पे हमने फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ लगाई है। अभी आपने सुना होगा नीम, यूरिया,
ना यूरिया छीवन आजकल तक नीम कोटिंग आसन कर, तो वो है, वो भी यही इसी के बारे में है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। तो यही कुछ फर्टिलाइज़र मेन फर्टिलाइज़र हैं जो यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद अगली इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं जिसको बोलते हैं सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट आपको मालूम ही है किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। डैम से लेके रोड तक, गली से लेके नाली तक, हर चीज़ में सीमेंट यूज़ किया जाता है। और सीमेंट में जो मेन एलिमेंट जो इस्तेमाल करने वाला होता है वो लाइमस्टोन होता है, सिलिका और जिप्सम होता है। अच्छा, ठीक। तो इसके अलावा कोल इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक पावर भी नीड होती है। सिंथेटिक लागन तो इलेक्ट्रिक पावर से लागन सीमेंट बनाने के, ये नहीं कि सीमेंट आपने उठा के बना दिया, नहीं, आपको उसको कुछ केमिकल मिलाने पड़ते हैं। ये जो सिर्फ लाइमस्टोन जो है मेन जो इसका ये रॉ मटेरियल है, इट हैज़ टू गो थ्रू सम केमिकल चेंजेस टू बिकम फाइनल प्रोडक्ट। तो उसमें इलेक्ट्रिक पावर भी लगती है, आपका जो कोल भी लगता है एनर्जी के लिए, और रेल नेटवर्क भी लगता है एक कोल ये जो है सीमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। यूजली जो रेल नेटवर्क ही क्यों लगता है इसमें, देखो ऐसा भी है, ट्रक से भी ले जा सकते हैं अगर ज़्यादा लोकेशन दूर ना हो, लेकिन अगर कभी बारिश पड़ गई या कुछ पड़ गया तो सीमेंट ख़राब हो सकता है, तो इसलिए ज़्यादातर इसको रेल ट्रांसपोर्ट से पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो रेल ट्रांसपोर्ट से उसको पहुँचाया जाता है। तो मटन में भी जो है तो कीहरबल छवाना कीहरबला मटन कीहरबल में जो है वहाँ पे भी जो रॉ मटेरियल है सीमेंट का वहाँ मिलता है, तब बालच तत्म कहने वाला, तो उसको वहाँ से सीमेंट बनाया जाता है। वो शायद मैंने आपको 9th में भी बताई थी ये बात। उसके बाद आते हैं कि ये जो है इस इंडस्ट्री को, तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री जो है ये कल को बंद हो जाएगी या नहीं, इसको कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन डेली होती है और बढ़ती जाती है। और आजकल तो 5-6 किस्म के तरह के सीमेंट आ गए हैं, ठीक है। सीमेंट को भी आजकल उसकी क्वालिटी बढ़ गई है, अलग अलग तरह के सीमेंट आ गए हैं। आजकल हम देखते हैं टीवी में भी ऐड देखते होंगे आप, अलग अलग तरह के सीमेंट आते हैं, 43, 53 ग्रेड के आते हैं, 31, ठीक है। वो एक अलग ही तरह के सीमेंट होते हैं, अलग पर्पज़ के लिए, कांच जल्दी हखन, अच्छा पचदापन है, छत के लिए एक अलग सीमेंट, और चना का खतरा अलग सीमेंट, ठीक है। तो इसी तरह जब कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं वहाँ पे अलग तरह के सीमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, वो डालते डालते सूख जाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है खुद में, कौन सी सीमेंट इंडस्ट्री, ये खुद में एक अलग से मतलब मान लो एक सेल्फ एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री बन रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है कि सीमेंट के जो प्रोडक्शन है और सीमेंट की जो क्वालिटी है दिन ब दिन वो बेहतर होती जा रही है, और अलग अलग तरह के सीमेंट आज हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगली जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है किसी भी कंट्री की इकनॉमी में। जब 1947 में इंडिया जो फ्रीडम जब ब्रिटिश से मिली तो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं होती थी। तम सातन अगर कहाँ गाड़ी वुछा तो लुक खोसन गाड़ी वुछे तो हमारी गाड़ी क्या, तो कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि 4 व्हीलर या 2 व्हीलर क्या होता है। तो उसके बाद साइकिल्स आने शुरू हुए, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, जैसे जैसे इकनॉमी डेवलप हुई और बैंक्स आए, इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ, तो जो लोगों का परचेजिंग पावर है वो बढ़ने लगा। जैसे परचेजिंग पावर बढ़ने लगा तो लोगों ने जो है ऑटोमोबाइल्स की तरफ, यानी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ियाँ, ट्रक, बसेस, मोटर, स्कूटर, इनका जो है नंबर ऑफ़ ये ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो भी बढ़ने लगे, एज़ वेल एज़ प्राइवेट और एज़ वेल एज़ पब्लिक, वो दोनों बढ़ने लगे। तो उससे क्या हुआ कि एक नई तरह की मार्केट बन गई, ठीक है। तो नई तरह की मार्केट बन गई और नई तरह के कंपनी, एक नई तरह की इंडस्ट्री भी सेटअप हो गई, ठीक है। तो आज की डेट में ये जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जब भी हम इकोनॉमी में जब भी हम देखते हैं किसी आजकल टीवी पे खासकर अगर देखो, जब कोई ऐसा न्यूज़ चैनल लगाओ जहाँ पे इकोनॉमी की बात की जा रही होगी, तो अक्सर वो हमेशा बात करते हैं कि उस महीने जो है किस गाड़ियों की कितनी सेल हुई, कौन सी गाड़ी कितनी बिकी। तो ये आजकल एक की फैक्टर बन गया है ये देखने के लिए कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी बड़ी है, कि लोग कितनी गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, कौन सी गाड़ी कितनी ख़रीद रहे हैं।
कौन सी गाड़ी में कितनी गाड़ियाँ, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कितनी खरीद रहे हैं। तो उससे ये भी पता लगता है कि वो मुल्क कितना तरक्की कर रहा है, उस मुल्क के लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं। वो ऐसे देखो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर वही खरीदेगा जो उसको खरीद सकता है। गाड़ी सिर्फ खरीदनी नहीं है, गाड़ी को फिर रन भी करना है, यानी कि खरीदेगा वही जो खरीद के बाद में उसमें पेट्रोल भी डाल सकता है। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ के लिए आपको पैसे चाहिए, तो करेगा वही जिसके पास इतने पैसे होंगे। तो उससे ये पता लग जाता है कि जो लोग हैं, लोगों की जो आमदनी है वो बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, जैसे कोविड-19 आया तो सेल गाड़ियों की हुई नहीं, तो उससे सीधा पता लगा कि जो लोग हैं गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, तो किसी महीने में गाड़ियों की सेल बढ़ जाती है। ठीक है, तो उससे ये पता लगता है हाँ जी जो लोग हैं गाड़ियाँ ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। या किसी साल ऐसा होता है कि किसी गाड़ी की सेल कम होती है। ठीक है, तो उससे ये पता लगता है कि महंगाई बढ़ गई है। तो एक अंदाज़ा लगा दिया जाता है महंगाई बढ़ गई है, तो इसलिए लोग गाड़ी कम ख़रीद रहे हैं। या और भी कोई बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। जैसे आपको ये बता रहा हूँ, ये खुद में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलोर में भी हैं। शायद इस लिस्ट में वेस्ट बंगाल का नाम भी होता, लेकिन वो नहीं है फ़िलहाल इस लिस्ट में। ठीक है, वो आपको बताना है वो क्यों नहीं है इस लिस्ट में, वेस्ट बंगाल का नाम क्यों नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और तरह की इंडस्ट्री है जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री लिखा। बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की, ना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। हालांकि ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप 10th में भी आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ की बात की जा रही है। जो आईटी है वो इंडस्ट्री है, वो एक सर्विस इंडस्ट्री है, वो एक कंज्यूमर इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ कोई फिजिकल गुड नहीं है। बट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है एक फिजिकल गुड है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऐसे टीवी, टेलीफोन और सेलफोन, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, एंटीना, कंप्यूटर्स और बहुत सारा के गैजेट्स, कैलकुलेटर्स, वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, बहुत सारा तरह के जो हैं गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे के सारे जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आते हैं। ठीक है, तो बेंगलोर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया बनती जा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के जो इम्पोर्टेंट सेंटर है वो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो हैं मिल जाते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हम इंपोर्ट ही करते हैं आज की डेट में, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो हैं हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी भी हम इंपोर्ट ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है ये यहाँ पे हार्डवेयर की बात की जा रही है, ना कि सॉफ्टवेयर की। अगेन सॉफ्टवेयर की भी जब बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर खुद में एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे कोई फिजिकल गुड तो नहीं होता, लेकिन एक मेंटल ऑब्जेक्ट गुडनेस होती है किसी भी या ह्यूमंस की, तो वो खुद में एक इंडस्ट्री बन जाती है। तो बेंगलोर जो है इसको तभी आईटी हब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं बिक रहा, मतलब हार्डवेयर की इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि यहाँ एक सॉफ्टवेयर की भी इंडस्ट्री है। इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, बस इतनी ही है इंडस्ट्री। इसके बाद हम बात करेंगे कि जितनी भी इंडस्ट्री अभी तक हमने पढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जितनी भी पढ़ी, ठीक है, तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या है। देखो साइड इफ़ेक्ट जब इंडस्ट्री की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट तो यही होगा जो आपके सामने आ रहा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये मेन दो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है मेन चीज़, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यमसातन स्पारंच वो हम बोलते हैं कि पोल्यूशन। कौन कौन सा पोल्यूशन, देखो एक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, तो ये 4 मेन पोल्यूशन हैं, ये 4 पोल्यूशन हैं जिससे इन्वायरमेंट क्या होता है, डिग्रेड होता है। और ये सारा पोल्यूशन जो है कौन क्रिएट कर रहा है, इंडस्ट्रीज़, यही मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ ही क्रिएट कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दे रही हैं हमको, ये सिर्फ दे नहीं रही हैं, ये हमको दे नहीं रही है, ये हमसे ले भी रही हैं। क्या ले रही है, हमारा इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें साइस्लाइट एग्जाम्स में वही हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें
होती हैं। तो इंडस्ट्री से कैसे होता है ये आपको मालूम ही है। इंडस्ट्री जब रन करती है तो गैस जलती है, फॉसिल फ्यूल जलते हैं, ठीक है, कोल जलते हैं, रिफाइनरीज वगैरह में जलती हैं, तो टॉक्सिक गैस लीक हो सकती है। तो वो जो हज़ार्डियस हो सकती है, जैसे भोपाल गैस कांड हो गया था, ठीक है। या अभी जो विशाखापट्टनम में वेंजुल शायद विलेज का नाम था, विशाखापट्टनम में एलजी केमिकल्स में वहाँ गैस लीक हो गई, तो 11 लोग बताते हैं कि 11 लोग मर गए भोपाल गैस में। तो वो तो मुझे लगता है इस 100 ईयर में कभी ऐसा नहीं हुआ जो भोपाल में हुआ था। तो ये कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं इनके, इन इंडस्ट्रीज़ के, जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन। देखो वाटर पोल्यूशन जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ ऑर्गेनिक ही करके, दोनों कर सकते हैं। जो भी इंडस्ट्री है कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल तो बनता ही है। खासकर पेपर इंडस्ट्री होगी, पल्प इंडस्ट्री होगी, केमिकल या टेक्सटाइल डाइंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे तो ज़रूरी है कि वो वेस्ट मटेरियल जो है पानी में, क्योंकि वहाँ पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो पानी का इस्तेमाल जब होगा तो वो कहाँ जाएगा लास्ट में, तो वो उनको नालियों में ही डालना ना पानी को। तो वो पानी जो है जब आउटलेट से बाहर निकलेगा तो अल्टीमेटली वाटर बॉडीज़ में ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें एसिड, साल्ट्स, मेटल्स, हैवी मेटल्स, लेड, मिनरल, मरकरी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, केमिकल वगैरह, कार्बन या प्लास्टिक या और भी बहुत तरह के जो हैं एशेज़ वगैरह, राख वगैरह मिलती हैं और वाटर को पोल्यूट कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया थर्मल पोल्यूशन। अब ये क्या चीज़ होती है थर्मल पोल्यूशन? देखो जब इंडस्ट्री से कोई भी वेस्ट मटेरियल निकलता है तो अक्सर वो गर्म होता है, तो उसको अगर हम पानी में डंप कर दें तो पानी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा। जब एकदम टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पानी में जो एक्वाटिक लाइफ है, चाहे प्लांट्स हैं या मरीन लाइफ है, तो वो दोनों को इफ़ेक्ट करेगा। तो इस तरह के पोल्यूशन को हम थर्मल पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोल्यूशन जो है सेटल हो जाता है और ये ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि इस पोल्यूशन में देखो फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है और रेडियो एक्टिव भी हो, कुछ सेंस में, थोड़े सेंस में रेडियो एक्टिव भी हो, ठीक है। वेस्ट ही है बट हो सकता है। अब वो जो पानी से मिलेगा तो पानी के साथ वो इतनी जल्दी ठंडा तो नहीं होगा, उस पानी के साथ साथ वो सॉइल को भी पोल्यूट करेगा। उस सॉइल को पोल्यूट करते के साथ जो उसमें प्लांट्स वगैरह उनको भी इफ़ेक्ट करेगा। तो आसपास के जो लोग हैं वो उनको भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ उस जगहों पे जब इन इंडस्ट्रीज़ के आसपास बारिश होती है तो वो बारिश भी अगर केमिकल ये जो वेस्टेज है इसको प्रॉपर्ली मैनेज ना किया गया हो तो वो पानी अपने साथ उन केमिकल्स को भी बहा के ले जाती है। तो इस तरह से आसपास की ज़मीन ज़मीन जो है वो भी कंटामिनेट हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है। उसके बाद जो अगला है वो नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन अगेन जो है इंडस्ट्री जब चलेगी तो शोर मचाती है, जब शोर मचाती है तो दिमाग ख़राब कर देती है, ठीक है। जब आप ज़्यादातर नॉइस में रहते हैं तो आप इरिटेट होते हैं, आपको शोर आप गुस्सा आता है, तो इन्हीं दो चीज़ों को बोलते हैं दिमाग का ख़राब होना। तो दिमाग ख़राब होता है तो आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, आप ऊंचा सुन सकते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपके दिमाग पे असर डाल सकती हैं, आपको स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। अब जो है ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। देखो ये कह रहा है एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्रीज पोल्यूट्स 8 टाइम द क्वांटिटी। अगर 8 लीटर का पानी 1 लीटर वेस्ट हो रहा है तो कितने लीटर को पोल्यूट करेगा? 8 लीटर को, 8 लीटर का जो पानी है उसको पोल्यूट करेगा। अब यहाँ पे आपके यहाँ पे आ रहा है मैप्स सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं इंडिया में, श्रीनगर में भी है एक, ठीक है। तो मोहाली, नोएडा, जयपुर, भुवनेश्वर, ये सारी क्या है इंडस्ट्रियल पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो हमारे श्रीनगर में भी है, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है ये, तो ये कुछ मेजर्स बोल रहा है, कुछ प्रिकॉशंस बोल रहा है जो हमको लेने चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि जो वेस्ट वाटर है उसको जो इंडस्ट्री से वाटर वेस्ट हो रहा है वो कम यूज़ करना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए,
उसको रीयूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको रीसाइकिल करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में क्या है कि रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाना चाहिए ताकि आपकी इंडस्ट्री की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से मीट आउट कर सको। उसके बाद जो गर्म पानी है, ठीक है, जो आप ऐसे दरियाओं और झीलों में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसको एक काम कर सकते हो आप कि उसको पानी या या गर्म पानी या जो भी पानी है उसको पहले आप थोड़ा ट्रीट कर लो। ट्रीट मीन्स कि उसको थोड़ा सा साफ़ कर लो, स्क्रीनिंग कर लो, ग्राइंडिंग कर लो, सेडिमेंटेशन, उसको फ़िल्टर कर लो। कहने का मतलब है यहाँ पे उसको फ़िल्टर कर लो, और फ़िल्टर करने के बाद जो है उसको इस्तेमाल कर लो, ठीक है। और जो हॉट वाटर है उसको किसी तरीके से ठंडा कर लो, उसके बाद उसको फ़िल्टर करो, और उसके बाद अगर आप उसको छोड़ना चाहो वो कर सकते हो आप, ठीक है। और दूसरी बात ये लिखा है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, जो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं उनको इस्तेमाल कर लेती हैं अपने काम के लिए। हैंड पंप लगे कि यहाँ पर जिसको हम हैंड पंप बोलते हैं, तो वो इंस्टॉल कर लेती हैं। वो वैसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक लीगल तरीका होना चाहिए, एक रेगुलेटर बॉडी होनी चाहिए जो ये मॉनिटर करे कि कितना पानी ग्राउंड वाटर यूज़ कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होनी चाहिए। साथ ही साथ ये बोल रहा है कि जहाँ पे धुआं निकलता है वहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगे होने चाहिए, फैब्रिक फाइटर लगे होने चाहिए, ताकि जितना वो पोल्यूशन बाहर निकाल रहे हैं एनवायरनमेंट में उसको थोड़ा वो कम कर सकें या उसको फ़िल्टर कर सकें। इसके अलावा बोल रहा है कि स्मोक को रिड्यूस कर सकते हैं कि अगर आप ऑयल या गैस इस्तेमाल करें जो कोयले की जगह, क्योंकि वो कम गैस कोयला ज़्यादा पोल्यूशन करता है, ऑयल या गैस जो है कम पोल्यूशन करती है। और साथ ही साथ जो मशीनरी है, जो हम मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं ताकि वो कम शोर कर सकें और ज़्यादा एफिशिएंट चल सकें। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद नॉइस एब्जॉर्ब मटेरियल हम लगा सकते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, वहाँ पे लगा सकते हैं। और फैक्ट्रियों में भी लगा सकते हैं, और फैक्ट्रियों के अलावा जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, उनको भी दे सकते हैं ताकि वो नॉइज़ पोल्यूशन से बचें। उससे मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली ये कोविड-19 के अंडर कुठवा में क्या हुआ कि कुछ मज़दूरों ने वहाँ सीटीएम के बाहर हंगामा कर दिया, चिनाब टेक्सटाइल मिल के बाहर। अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा तो चिनाब टेक्सटाइल में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है वहाँ पे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चिनाब टेक्सटाइल मिल के बारे में बताया था, तो वहाँ पे धागे का काम होता है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो उसमें क्या है कि वहाँ जब बहुत ज़्यादा शोर होता है, वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं उनको ना एयर प्लग दिए जाते हैं, मतलब रबड़ ही वास, जैसे हमारे हेडफोन्स होते हैं उसी तरह के, बट वो रबड़ के होते हैं, बराबर हेडफोन ही भी शक्ल मगर रबड़ आसन। तो उनको वो डालते हैं फिर वो काम करते हैं ताकि उनको जो है नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। तो उसी चीज़ की बात यहाँ पे भी की जा रही है। तो इससे क्या है, जब ये चीज़ें हम करेंगे तो तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो अगेन बताने की ज़रूरत नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूता ज़रूरत छो तूता इस्तेमाल करो, बाकी थयो ब्रॉड खतरा बचाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल दी है एनटीपीसी की, एक एग्जांपल है कि इसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट मिला है, क्या करने के लिए कि इसमें जो जितने भी इसके पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे इसका जो पोल्यूशन को ये कैसे मैनेज कर रही है, तो वो उन्होंने मैनेज बहुत अच्छे से किया हुआ है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं, मिनिमम वेस्ट जनरेशन कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल है उसका यूटिलाइज़ कर रही हैं किसी न किसी तरीके, और आसपास इंडस्ट्रीज़ के अंदर ग्रीन बेल्ट पार्क बनाया है, और जितना भी इनका वेस्ट मटेरियल जो है पानी वगैरह का उसको क्या कर रहे हैं, ये मैनेज कर रहे हैं किसी न किसी तरह लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू, चाहे ऐश है या पानी है, उसको रिसाइकल या रीयूज़ कर रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल दिया एनटीपीसी का। तो इस चैप्टर में आपके बस इतना ही था। इसके बाद हम सीधा जाएंगे आपके पॉलिटिकल साइंस पे जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके हम कोशिश करेंगे कि पहले 3 चैप्टर हम कर लें, उसके बाद फिर उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करते हैं, ठीक है। तो अभी ये हो गया, इसके नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हुए हैं, फ़िलहाल ये आप स्टडी करो। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर नंबर 1 को उसको पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी तो आप ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि टेलीग्राम का चैनल मैंने बनाया है, उस पर आपको सारी वीडियोज़ और जितनी भी PDF हैं नोट से रिलेटेड वो आपको कभी भी मिल जाएंगी, वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। अच्छा, ठीक।
और जितने भी बाकी जो क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी एटलीस्ट बोल लो कि देख ये जो वीडियो है मैं पढ़ा रहा हूँ, एटलीस्ट देख लें, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा ना हो कि कोई भी बच्चा छूट जाए। और दूसरी बात, पढ़ना है ये वक्त ही ऐसा है, आप मुझे आलस वालस कर उनके हैं ये बात पूछो एग्ज़ाम घसना ना घसना वो दीगर सवाल है, तुम घसना ना घसना वो हमें नहीं मालूम, उससे चुन पाई, लेकिन हमको अपनी साइड से अपनी तरह से तैयारी फुल रखनी है, तैयारी था फुल, ठीक है, अपनी साइड से हमको फुल प्रिपेयर रहना है। अच्छा ठीक, चलो अभी के लिए इतना ही। तो जैसे ही जब नेक्स्ट वीडियो मैं प्रिपेयर कर लूँगा तो उसकी पोस्ट मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा।